नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8th हिंदी में निबंध लेखन पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम निबंध कैसे लिखते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के हम निबंध लिख सकते हैं और निबंध हमारे लिए लिखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे निबंध। निबंध एक यौगिक शब्द है। यौगिक मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर नी उपसर्ग है, बंद शब्द है। नी का मतलब होता है अच्छी प्रकार और बंद का मतलब होता है बंधा हुआ। तो अच्छी प्रकार जो बंधा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। नी उपसर्ग का अर्थ अच्छी तरह तथा बंध धातु का अर्थ है बांधना। दोनों शब्दों का सम्मिलित रूप निबंध है। निबंध से तात्पर्य किसी विषय पर सुसंबद्ध रूप से लिखी गई गद्य रचना से है। मतलब जिसे हम क्या है अच्छे से व्यवस्थित करके, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अच्छे से बांध कर रखते हैं, ऐसी रचना को हम निबंध कहते हैं। निबंध का कोई भी विषय हो सकता है। वस्तु, स्थान, घटना, यात्रा, समस्या आदि किसी भी विषय को लेकर निबंध लिखा जा सकता है। आपके एग्जाम में निबंध आता भी है आपको लिखने के लिए। अब हम जब निबंध लिखेंगे तो हमें निबंध लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो निबंध लिखने संबंधी महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हम जिस विषय पर लिख रहे हैं उसका हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे। निबंध में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक बात अलग अलग अनुच्छेदों में लिखी जानी चाहिए। पहली बात तो विचारों का जो क्रम है वह कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बात आगे कह दी कुछ पीछे कह दी, सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। और ऊपर से क्या बात होनी चाहिए कि अनुच्छेद के रूप में होना चाहिए। पहले एक अनुच्छेद लिख दिया, फिर दूसरा अनुच्छेद लिख दिया, फिर तीसरा अनुच्छेद लिख दिया। निबंध रचना में थोड़े से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। हमें निबंध रचना में क्या करना चाहिए? थोड़े से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द और वाक्य होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। निबंध वही अच्छा माना जाता है जिसमें अपनी बात मौलिक रूप से कही जाती है। जहाँ पर मौलिक रूप से नहीं कही जाती उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अब निबंध के अंग कौन कौन से हैं तो अंग के बारे में जानेंगे। तो निबंध के कलेवर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, भूमिका अथवा प्रस्तावना। सबसे पहले जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें क्या चाहिए रहती है? उसकी भूमिका चाहिए होती है या प्रस्तावना। प्रस्तावना भूमिका एक ही बात है। इसे निबंध का प्रथम द्वार भी कहा सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? निबंध का पहला द्वार कह सकते हैं। इसमें विषय का परिचय आकर्षक रूप से देना चाहिए जिससे पाठक की निबंध के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। विषय से संबंधित किसी उचित अथवा उक्ति अथवा परिभाषा से भी निबंध प्रारंभ किया जा सकता है। विषय विवेचन यह निबंध का मध्य भाग होता है। इसमें निबंध के विषय का भली प्रकार प्रतिपादन किया जाता है। जो विचार भूमिका अथवा प्रस्ताव में सूक्ष्म रूप से दर्शाए जाते हैं उनका विस्तार निबंध के मध्य भाग में होता है। यहाँ बात को तार्किक रीति से कहा जाना चाहिए। इस भाग में विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान भी आवश्यक होता है। उपसंहार यह भाग वर्णित विषय का सार होता है। इसमें लेखक स्वयं की विचारधारा को संक्षिप्त में स्पष्ट करता है। मतलब जो बात उसको कहनी है, जो विचार उसके हैं उसको क्या करता है? संक्षिप्त में कहता है। उसे हम क्या कहते हैं? उपसंहार कहते हैं। अब आते हैं निबंध के प्रकार। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। तो सबसे पहले विवरणात्मक निबंध क्या है? तो इनके अंतर्गत संस्मरणों, घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे हम कहीं घूमने गए और घूमकर जब हम आए तो हम वो पूरी घटना को याद करते, उसको बोलते संस्मरण। तो इसमें क्या होता है? विवरण उसका दिया जाता है। और वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है? इसके अंतर्गत वस्तुओं,
नगर या दृश्यों आदि का वर्णन किया जाता है। मान लो हम ताजमहल देखने गए, तो ताजमहल में हमने आगरा में ताजमहल का और जो अन्य चीज़ें देखी उन सब का जो वर्णन किया वो आएगा वर्णनात्मक निबंध में। फिर है विचारात्मक निबंध। इनके अंतर्गत विषय का सूक्ष्म विवेचन तथा विषय के पक्ष विपक्ष जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, चलचित्र का समाज पर प्रभाव आदि का वर्णन करना होता है। ऐसे निबंधों हेतु पर्याप्त अध्ययन तथा चिंतन मनन की आवश्यकता होती है। अब आते हैं भावात्मक निबंध। इन निबंधों में भाव की प्रधानता होती है। लेखक अपने अनुभव को मनोवेगों की तीव्रता के साथ प्रयुक्त करता है। इस प्रकार के निबंधों की शैली भावुकतापूर्ण होती, मतलब भाव इसमें समाहित होते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ छात्र उपयोगी कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर इनसे मिलते जुलते विषयों पर निबंध लिखने का अभ्यास करें। जैसे हमने लिया यहाँ पर, यदि मैं प्रधान अध्यापक होता। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इस टाइप के हम आप लोगों को शीर्षक देते हैं, टॉपिक देते हैं, तो इसमें आपका जो विकास, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह विकसित होती है, उसका विकास होता है। अब इसकी भूमिका, सबसे पहले किसी शिक्षण संस्था के प्रमुख को प्रधान अध्यापक कहते हैं, क्योंकि हम प्रधान अध्यापक के ऊपर निबंध लिख रहे हैं। मतलब यदि मैं प्रधान अध्यापक होता तो मुझे प्रधान अध्यापक का मतलब तो मालूम होना चाहिए जब तो मैं उसके बारे में लिखूंगा। तो किसी शिक्षण संस्था के प्रमुख को प्रधान अध्यापक कहते हैं, ये हो गया उसकी परिभाषा। प्रधान अध्यापक पद के योग्य बनना कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के साथ साथ दीर्घकालीन अनुभव की भी बहुत आवश्यकता होती है। विद्यालय में उसके कर्तव्य भी कई प्रकार के होते हैं, प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा चारित्रिक। उसे अपने विद्यालय की व्यवस्था इस प्रकार करनी होती है कि वहाँ अनुशासन भी बना रहे और छात्र, अध्यापक तथा कर्मचारी अपना अपना कार्य भी उत्तम रीति से करते रहें। प्रगति और विकास की सारी कहानी शिक्षा से आरंभ होती है। मतलब शिक्षा है तभी हमारे देश का विकास है, हमारे विश्व का विकास है, और शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अनुभव प्राप्ति। यदि मैं प्रधान अध्यापक बन जाता तो अपनी शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी अधिक न सही थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य रखता। प्रधान आचार्य विद्यालय के सभी क्षेत्रों में नेता माना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, विद्यालय का मुखिया होता है। इसलिए आवश्यक रूप से मैं विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों में कम से कम इतनी निपुणता तो प्राप्त करता ही है जिससे अध्यापकों के कार्यों का अच्छे प्रकार निरीक्षण किया जा सकता। इसके अतिरिक्त निरंतर स्वाध्यायशील बनकर मैं अपने ज्ञान की राशि को सतत बढ़ाने का प्रयत्न करता रहता। आगे है अनुशासन प्रिय, क्योंकि जब प्रधान अध्यापक अनुशासन प्रिय होगा तभी तो वह क्या है, अपने विद्यालय को अनुशासन में रख पाएगा, अपने बच्चों को अनुशासन में रख पाएगा। यदि मैं प्रधान अध्यापक होता तो अपने छात्रों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को नियम के पालन के प्रति प्रेरित करता। आज जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासनहीनता व्याप्त है और छात्रों में तो सबसे अधिक। छात्र देश का भविष्य हैं, अतः उन्हें अनुशासित करने का मैं विशेष प्रयत्न करता। सफाई व्यवस्था। आजकल विद्यालयों की दशा अच्छी नहीं पाई जाती। ऐसे विद्यालय बहुत कम हैं जहां विद्यालय के प्रांगण, कक्षों तथा शौचालय आदि में सफाई का ध्यान रखा जाता है। वहाँ शौचालय में इतनी गंदगी होती है कि उनमें कदम रखने का मन नहीं करता। पानी की व्यवस्था भी नामात्र की होती है। मैं ऐसी व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक रहता तथा स्वयं जाकर साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करता। मैं विद्यालय के प्रांगण, कक्षों और शौचालयों की सफाई की सुचारू व्यवस्था करवाता या करवाती। लड़की लिखेगी तो करवाती कर लेगी और लड़का लिखेंगे तो करवाता। शिक्षण कार्य। कक्षाओं में शिक्षण कार्य ठीक चल रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए मैं प्रतिदिन 1-2 अध्यापकों के शिक्षण कार्य आदि का निरीक्षण करता।
छात्रों की त्रुटियों को भी देखता और अध्यापकों की दैनंदिनियों को इस दृष्टि से देखता कि जो उन्होंने पूर्व नियोजित कार्य लिखा है वे तदनुसार करवा रहे हैं या नहीं। प्रेरक कार्य। छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए विविध कार्यक्रम किए जाते हैं। स्वावलंबन, दया, सहानुभूति, सहनशीलता, अनुशासन, चोरी न करना, समय का सदुपयोग, पवित्रता, मृदु भाषण इत्यादि बिंदुओं की शिक्षा सभी छात्रों को दी जाती। जो छात्र व्यवहारिक रूप से इन बिंदुओं को अपने जीवन में उतारते उन्हें पारितोषिक दिया जाता और परीक्षा में चरित्र के अंकों को जोड़ा जाता। सभी में समय पालन की प्रेरणा हेतु मैं स्वयं उदाहरण बनकर छात्रों व अध्यापकों को समय पर विद्यालय में आने, प्रार्थना सभा में शांत रहने तथा कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए प्रेरित करता या करती। अब है सहपाठ्य अनुगामी क्रियाएं। छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए मात्र पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। सच्ची शिक्षा वह है जो छात्र का चहुमुखी या बहुमुखी विकास करती हो। इससे उसका मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास संतुलित रूप से होता है। मैं अपने विद्यालय में इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देता या देती। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए कार्यक्रम निश्चित करती या करता जिससे छात्रों के शरीर स्वस्थ, सुदृढ़ तथा बलवान बनते। खेलों और सभाओं के अतिरिक्त सभी आवश्यक सहपाठ्य अनुगामी क्रियाओं को अपनाता या अपनाती। अपने विद्यालय को सुंदर और शैक्षणिक वातावरण के अनुरूप बनाना ही मेरा कर्तव्य होता। मैं अपने विद्यालय में सुंदर पेड़ पौधे भी लगवाने का प्रयत्न करता और पुष्पों की सुगंध से विद्यालय सुगंधित रहे इसका पूरा ध्यान रखता या रखती। विद्यालय के बरामदे तथा कमरों में सुंदर प्रेरणादायक सूक्तियाँ लिखवाता जिन्हें सभी जीवन में अपनाने का प्रयत्न करते। अब है उपसंहार, मतलब जिसको हम सार रूप में कहेंगे। प्रधानाचार्य के अनेक कार्य होते हैं, उन सबको मैं अपने ढंग से भली प्रकार निभाता। सभी कार्यों का विवरण इस छोटे से निबंध में देना संभव नहीं है, परंतु यदि मैं प्रधान अध्यापक होता तो सभी मेरे कार्यकलाप देखकर प्रसन्न हो उठते और मेरे विद्यालय को आदर्श विद्यालय से सुशोभित किया जाता, अर्थात सम्मान मिलता। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, निबंध लिखते हैं। ऐसे आप और भी टॉपिक पर लिख सकते हैं।